नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन की श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है साहित्य समाज को दूरदर्शी बनाता है। दूसरे तरीके से साहित्य समाज का दर्पण है और तीसरे तरीके से साहित्य और समाज। अगर आयोग बहुत खुश होगा आपके ऊपर, एकदम परीक्षक जो है वो आपको एकदम सरल भाषा देना चाहेगा तो दे देगा साहित्य और समाज, आराम से लिखिए। लेकिन अगर घुमाना चाहेगा, इसमें ट्विस्ट लाना चाहेगा, तो यहाँ जो दो ऊपर वाले शीर्षक आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे कुछ मिल जाएंगे या इससे भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन शीर्षक में आपको पकड़ना होगा कि असल में इसका मूल भाव क्या है। तो अगर साहित्य और समाज ये दो शब्द आपको एक साथ किसी टॉपिक में मिल रहे हैं, निबंध के टॉपिक में मिल रहे हैं, तो इस निबंध के अंदर जितनी सामग्रियाँ हैं उसे आप उसमें उड़ेल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में एक निबंध आपको मिलेगा। अब वो कौन सा होगा ये तो आयोग तय करेगा, लेकिन यहाँ संभावित जो निबंध है उनकी श्रृंखला चालू की गई है, तो इसमें संभावित ही टॉपिक आपको दिखाई देते हैं। देखिए, प्रारूप में सबसे पहले तो आपको साहित्य का अर्थ बताना होगा। जो साहित्य के बारे में आप इतनी गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं तो उसका आपको शाब्दिक अर्थ बताना होगा। और उसके साथ साथ जब दूसरा बिंदु आप इसका चुनेंगे प्रारूप का, तो उसमें आपको लिखना चाहिए साहित्य और समाज का परस्पर संबंध। चूँकि यहाँ दो विषय हैं, दो अलग अलग क्षेत्र है, एक तो साहित्य है और दूसरा समाज है। दोनों को आपको आपस में इंटरलिंक करना है, जोड़ना है। जैसे आपने इससे पहले इस तरह के और भी विषयों को देखा है, जैसे कि विज्ञान और धर्म का था या इंडिया बनाम भारत वाला था। तो इस प्रकार के मुद्दों में दो अलग अलग शीर्षक होते हैं और दोनों को मिलाकर एक मिक्स जो शीर्षक है वो तैयार किया जाता है। तो आपके पास सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि दोनों को आपस में मिलाकर चलिए, दोनों का तालमेल बिठाकर दिखाइए कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि साहित्य और समाज का संबंध क्या है। इसके बाद साहित्यकार की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या है या क्या थी, यह सब भी हम लिखेंगे। इसके साथ साहित्य की शक्ति और लक्ष्य। साहित्य के अंदर बहुत ताकत है। जैसे अभी पीछे हमने एक निबंध देखा था युवा शक्ति के बारे में, तो वैसे ही साहित्य के अंदर भी बहुत ताकत होती है। ये विचारों को उत्तेजित करता है और विचार जब एक बार बदल जाए या उत्तेजित हो जाए तो वो समाज को बदल देते हैं। तो इसलिए साहित्य बहुत शक्तिशाली होता है और इसका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो वो लक्ष्य क्या था और क्या होना चाहिए, ये सब हम लिखेंगे। और अंत में समाज पर इसका क्या प्रभाव और उसके साथ साथ उपसंहार। ये आपका प्रारूप का ढांचा है। आप ऐसा ही प्रारूप बनाइए, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हाँ, ऐसा अगर बनाते हैं तो आपका निबंध एक सही दिशा में जाएगा और वही आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो साहित्य मनुष्य को उसकी समस्त आशा आकांक्षाओं के साथ अथवा उसकी सभी सफलताओं और दुर्बलताओं के साथ पेश करता है, प्रस्तुत करता है, वही महान साहित्य है। यानी साहित्य न तो बहुत अच्छा दर्शाता है न बहुत खराब दर्शाता है। जो चीज़ है, जो वास्तविकता है, उसको दिखाता है और उसी साहित्य को हम महान कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जाने माने साहित्यकार थे, ये परिचय के मोहताज नहीं है। तो इन्होंने कहा था और बहुत ही सार्थक बात कही थी। अब देखिए आगे चलते हैं। तो इनके वाक्य से एक बात स्पष्ट होती है कि साहित्य जो है वो वास्तविकता दिखाता है और इसीलिए कहा गया है कि ये समाज का दर्पण होता है। दर्पण क्या करता है? आपका वही चेहरा दिखाता है जो वास्तविक है। अब यहाँ विज्ञान में मत जाइएगा कि वो आभासी प्रतिबिंब दिखाता है, वो विज्ञान की भाषा हो जाएगी। यहाँ हमें साहित्य वाले क्षेत्र में चलना है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि दर्पण वही चेहरा दिखाता है जो आपका वास्तविक है। तो साहित्य भी वही काम करता है। देखिए, इसमें पहले तो आपको साहित्य शब्द का अर्थ बताना था परिभाषा के हिसाब से और प्रारूप के हिसाब से। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि साहित्य शब्द की उत्पत्ति सहित शब्द से हुई है। ये कहाँ से निकल कर आया है? सहित। और सहित का मतलब क्या होता है? पहला तो इसका मतलब होता है साथ, जैसे कहते हैं ना अर्थ सहित। तो अर्थ सहित का मतलब क्या? अर्थ के साथ। और दूसरा इसी सहित का मतलब होता है सहित। यहाँ पर स अलग और हित अलग। तो सहित का मतलब क्या? सभी का कल्याण। हित मतलब होता है कल्याण या लाभ पहुंचाना, और स उसके साथ लगा है तो ये समावेशी शब्द हो जाता है सहित, यानी कल्याण की भावना, जो लोक कल्याण की भावना है वो इसमें निहित है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि साहित्य का जो मूल भाव है, साहित्य शब्द का जो मूल भाव है वो है जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना, लोक मंगल करना। ये इसका मूल उद्देश्य है। चाहे जिस विधि से हो, उकसा कर हो, उत्तेजित करके हो, ठंडा करके हो या रस में डुबो कर हो, चाहे जो भी विधि अपनानी पड़े, लेकिन अंत में लोक कल्याण करना यही इसका मूल उद्देश्य होता है। और अगर साहित्य ऐसा नहीं कर रहा है, कोई भी साहित्य कितनी भी श्रेष्ठ रचना क्यों न हो, अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है तो वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है, वो कचरे के डब्बे में डालने लायक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इतना हमने लिखा। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि जो साहित्य होता है वो जिस प्रकार समाज का निर्माण करता है वैसे ही उससे प्रभावित भी होता है।
समाज के लोग ही साहित्य बनाते हैं, ये आप जानते हैं। जो साहित्यकार होते हैं वो मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, वो हमारे ही देश के लोग होते हैं। जैसे अभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपने देखा, ऐसे न जाने कितने हैं, बहुत सारे नाम हैं, सभी जो है वो नामचीन हैं, एक एक का यहाँ गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे देश के हैं और देश विदेश मिलाकर बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये हमारे समाज से ही आते हैं और समाज की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी के बीच में इनका पालन पोषण होता है। ये कहीं बाहर से तो बोर्डिंग हाउस वगैरह से पढ़कर नहीं आते, बल्कि बहुत ही मध्यम वर्गीय रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत अपने जीवन को कठिनाइयों में बिताए हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद का पूछना ही नहीं है, कितनी उन्हें जो त्रासदियाँ हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार के अनेकों साहित्यकार हैं, ये तो सिर्फ गिनती के नाम हैं। तो इस प्रकार से जो साहित्यकार होते हैं वो समाज के ही अंग होते हैं, तो समाज की जो छाप है वो उनके ऊपर पहले से ही रहती है। अब वो जो भी कुछ लिखेंगे उसमें उनका वो जो व्यक्तित्व है या वो जो मानसिकता है वो अपने आप आ जाती है, वो न भी डालना चाहे तो भी आ जाएगी, क्योंकि आप मन से दिल से लिखते हैं और दिल की बात जो है वो यहाँ छिपाई नहीं छिपती है। तो इतना हम लिख सकते हैं। और उनके साहित्य में समाज का जो प्रतिबिंब है वो एकदम स्पष्ट और मुखर होकर दिखाई देता है। दर्पण केवल सुंदरता को नहीं दिखाता। यहाँ हमने लिखा है ना कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो दर्पण का फर्ज क्या होता है, जो सही है उसको दिखाइए। कहते हैं कि दर्पण दिखा रहे हैं या शीशा दिखा रहे हैं, तो मतलब ये है कि वास्तविकता से परिचय करवा रहे हैं, ये मुहावरा है। तो वही बात यहाँ भी है, ये केवल सुंदरता को नहीं दिखाता बल्कि समाज का जो भद्दा कुरूप चेहरा है उसको भी दिखाता है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। और बुराई को सम्मुख प्रस्तुत करने का उद्देश्य, किसी का बुरा चेहरा दिखाकर वो का मतलब है साहित्य, यहाँ सर्वनाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो साहित्य है वो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मतलब किसी की बुराई दिखाकर वो उसका मखौल नहीं उड़ा रहा है, बल्कि उसको एक कुशल गुरु की भांति, यहाँ देखिए वाक्य बड़े अच्छे हैं, आप चाहें तो इनका रेखांकन कर सकते हैं, बल्कि एक कुशल शिक्षक या गुरु की भांति साहित्य अपने समाज रूपी शिष्य का निरंतर परिष्कार करता है। मतलब उसकी आलोचना करता है, और आलोचना करेगा तो उसमें गुण भी बताएगा और दोष भी बताएगा, और जो दोष होंगे यानी दुर्गुण होंगे उससे उस समाज को मुक्त करेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक योग्य गुरु अपने शिष्य के साथ करता है। शिष्य की वो सिर्फ प्रशंसा नहीं करता है, शिष्य अच्छा काम करे तब भी सिर्फ तारीफ नहीं करता है, बल्कि उसके साथ आलोचना भी करता है, निंदा भी करता है, ताकि वो सुधरे और ज़्यादा उसमें सुधार आए। तो वही काम साहित्य भी करता है, यही इसका फर्ज है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी समाज का साहित्य अपना यह उत्तरदायित्व वहन नहीं कर सकता या कर नहीं पा रहा है तो वह समाज विध्वंस की ओर चल पड़ता है। मतलब समाज की जो विनाश की गली है वो तय हो जाती है और उसके रास्ते वो विनाश के समुद्र में जाकर डूब जाता है, ये आप लिख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ समाज के साथ नहीं होता, समाज के ही पैरों में बंधा हुआ ये साहित्य जो है इसके पीछे घिसटने लगता है और अंत में इसका भी वही अंत होता है जो समाज का हुआ था। तो यहाँ दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से आप लिखिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो इनका कथन था, ये राष्ट्रपति या राजनेता के तौर पे तो अलग चीज़ है, इसके अलावा बहुत अच्छे लेखक और साहित्यकार ये खुद थे। तो इनका कथन था कि जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य का गौरव नहीं मालूम है, वो उसकी कद्र नहीं करता, तो ऐसे राष्ट्र का उन्नयन कभी नहीं हो सकता, वो कभी उन्नति के रास्ते पर नहीं चल सकता, उसका निरंतर पतन होगा या वो निरंतर संकटग्रस्त रहेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा। अब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि साहित्यकार या कवि अपने समय के जो समाज होते हैं उनके प्रभावों और परिस्थितियों को सजीव और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। समय बीतता जाता है, लोग कहते हैं कि वह लौट कर वापस नहीं आएगा। मतलब क्या चीज़ लौट कर वापस नहीं आएगी? समय को लोग कहते हैं ना कि बीत गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ये एक ही बार आता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि युग या जो समय है वह भी साहित्यकार का दास होता है। यहाँ आपको थोड़ी सी चाटुकारिता करनी है। तो समय किसी का गुलाम नहीं होता, ये वास्तविकता है, लेकिन साहित्यकार का गुलाम वो किस प्रकार से है? इस प्रकार से है कि साहित्यकार की रचनाओं के माध्यम से उसे बोलना पड़ता है। जिस समय का साहित्यकार है, जिस समय का लेखक या कवि है या शायर है या कोई भी है, वो अपनी रचनाओं में जो बातें लिख कर गया है, जैसे अल बरूनी का आप पढ़ते हैं किताबुल हिंद, एक सामान्य इतिहास का उदाहरण ले लीजिए, तो उसने क्या किया, एक किताब लिखी। अल बरूनी आज जिंदा है या वो जो मध्यकालीन समय था क्या वो वर्तमान में उपस्थित हो सकता है? नहीं हो सकता, हम चाहें तो भी नहीं हो सकता, लेकिन उस समय की बातों को हम जान लेते हैं। उस समय का जो परिदृश्य है वो हमारे सामने अल बरूनी की जो पुस्तक है उसके पन्नों के माध्यम से प्रस्तुत हो जाता है। तो इस मामले में जो समय है वो साहित्यकार का गुलाम होता है। इस प्रकार की अनेकों चीज़ें हैं, जैसे तुलसीदास का है रामचरितमानस, महाभारत है वेद व्यास का, इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों के माध्यम से वो समय जीवंत हो जाता है। वास्तविक धरातल पर भले ना आ पाए, लेकिन लोग उसे समझ जाते हैं कि अच्छा उस समय ऐसी स्थिति रही हो। तो इस मामले में समय साहित्यकार का दास होता है।
और इन्हें जो साहित्यकार है उसकी रचनाओं के माध्यम से बोलना पड़ता है। साहित्य की भाषा ही तत्कालीन जो समाज के भाव हैं उन्हें स्पष्ट करती है। साहित्य किस भाषा में बोल रहा है, कैसी भाषा है, माधुर्य युक्त है या उसमें कठोरता है या उबाल है या ठंडापन है, क्या है, तो इस भाषा से ये मालूम हो जाता है कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। ये चीज़ें और आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है, कारण आप बताएंगे ना, तो स्पष्ट है, इसका कारण जो है वो स्पष्ट है कि साहित्यकार एक सामाजिक व्यक्ति है, वो समाज में ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई हिमालय में साधना कर रहा है पूरे जीवन पर्यंत और वो साहित्य की रचना कर रहा है, ऐसा भी होता था। लेकिन वो जो ऋषि मुनि वहाँ पे साधना कर रहे होते थे, उन्होंने भी समाज को करीब से देखा था, तभी वो लिख पाए। तो वही स्थितियाँ यहाँ भी हैं, ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं और समाज की परिस्थितियों के बीच में ही इनका पालन पोषण होता है। इस पर चर्चा अभी पीछे ही हुई है। तो अतः समाज की परिस्थितियों से साहित्यकार या जो कवि हैं वह अलग नहीं रह सकते, मतलब इनके अंदर बंधे हुए होते हैं और यहाँ पर जो रचनाएं वो लिखते हैं उसमें उन चीज़ों की छाप दिखाई देती है। अब इसके बाद ये लिख दीजिए कि उनका जो साहित्य होता है वो जनता को प्रेरित करने और उद्वेलित करने की क्षमता रखता है। ये चीज़ें साहित्य की भूमिका जनमानस में क्या होती है ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक पंक्ति का मतलब एक कविता का अंश है, कुछ पंक्तियाँ हैं। ये प्रसिद्ध कविता है फूल की अभिलाषा, इस शीर्षक के साथ ये प्रकाशित हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक बहुत नामचीन कवि भी थे। कवि के अलावा ये लेखक भी थे, लेकिन इनकी जो छवि है वो कवि के रूप में ज़्यादा दिखाई देती है। आप इनको, इनकी एक कविता थी जवानी, उनके नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें पुष्प की अभिलाषा में पुष्प जो है वो ये इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे कहीं और समर्पित नहीं होना है। पुष्प का स्वभाव क्या होता है, दूसरों को दान देना। अपना जो सौरभ है, अपना जो सौंदर्य है, ये दूसरों को दान करके अंत में मिट जाता है। तो ये जानता है कि मेरा जीवन नश्वर है और जीवन सभी का नश्वर है, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 70 साल का हो। तो यहाँ पुष्प चाहता है कि वो सही जगह पर बलिदान हो, मतलब उसका जो उपयोग है वो सही स्थान पर हो। तो सही स्थान कौन सा है, जो मातृभूमि की सेवा में जाने वाले वीर योद्धा हैं, जो कि अपना शीश कटाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, प्राण की आहुति देने के लिए जा रहे हैं, उनके कदमों के नीचे कुचल कर ये मरना चाहता है, अपने प्राण त्यागना चाहता है और कहीं ये नहीं जाना चाहता। तो इसी पर आधारित ये कविता है। इसमें लिखा भी है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये इनकी पंक्तियाँ अंतिम वाली हैं। वैसे शुरुआत होती है चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर यह जो कविता है इसका पर्पज क्या था, ये लिखी गई थी किसी उद्देश्य से, और उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों का प्रेरणा स्रोत बनना, मतलब लोगों को उत्साहित करना, उन्हें प्रेरित करना। और जो साहित्यकार इस प्रकार की इच्छा को अपने मन में ले आता है या ठान लेता है तो वह सोए हुए मुर्दों में जान फूंक सकता है। मतलब जो मुर्दे लेटे हुए हैं, निष्प्राण हैं, उनके अंदर वो प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखता है। ये एक अलंकारिक भाषा है, वास्तविकता नहीं है। लाश कभी जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ चूंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो जो अलंकारिक भाषा है या जो इस तरह की थोड़ी विश्लेषण वाली भाषा है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साहित्यकार चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। और जो सत साहित्य होता है वो आचरण और सत्कर्मों की मूर्तें गढ़ता है। और साहित्य की शक्ति जो है ये तोप से भी ज़्यादा होती है। जो तोप के गोले होते हैं उनसे ज़्यादा ये तेज रफ्तार में और विध्वंसक तरीके से काम करता है। तोप के सामने यदि कलम का जो सिपाही है वो अड़ जाता है। कलम का सिपाही ये किसकी रचना है आप जानते हैं, प्रेमचंद की पूरी जीवन गाथा इसमें है। तो कलम का सिपाही अगर यहाँ पर अड़ जाता है, अब कलम के सिपाही का मतलब क्या, अकेले मुंशी प्रेमचंद नहीं, जितने भी ज्वलंत साहित्यकार हैं उनकी बात की जा रही है। तो अगर वो चाहें और तोप के सामने डटकर खड़े हो जाएं तो बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ हैं वो घुटने टेक देती हैं। कहा गया है कि मतलब ये पुरानी जो मध्यकालीन स्थितियाँ हैं उसका एक परिदृश्य आपको दिखाई देता है कि भोग विलास में डूबे हुए जो राजा जयसिंह थे, और किस तरह का भोग विलास था, उनकी नई नवेली अभी पत्नी आई थी, विवाह हुआ था और अपनी पत्नी के सौंदर्य रास रंग में ये डूब गए थे। और जो नवेली रानी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और उनके सौंदर्य ने इन्हें भौंरा बना दिया था। जो भ्रमर होते हैं, काले वाले भौरे होते हैं, वो कमल के पुष्प के सौंदर्य में आकर्षित हो जाते हैं और दिन भर बैठकर उसके रस का पान करते हैं। जब संध्या होती है तो आप जानते हैं कि सूर्योदय जब होता है तो कमल खिलते हैं और सूर्यास्त के साथ उनका मुंह बंद हो जाता है। तो वो भौरा उसके अंदर पैक हो जाता है, वो भागता भी नहीं है, भाग नहीं पाता चाह कर भी। और सुबह होने तक उसको इंतजार करना होता है। सुबह होने तक इंतजार करने का मतलब क्या है कि कमल का मुंह खुलेगा तभी वो बाहर निकल पाएगा। ये सब वो जानता है कि हम रात भर के लिए गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें रहना पसंद करता है। तो ये माया जाल होता है। तो वही प्रेम वासना में ये डूब गए थे। और ये चूंकि राजा थे और राजा को कुछ भी कहने का साहस ये बहुत कम व्यक्तियों में होता है। राजा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, दंड दे देगा, मार डालेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई बोल नहीं पा रहा था। कर्तव्य बोध कराने की जो ताकत थी वो किसी के पास नहीं थी। लेकिन जो बिहारी थे,
सतसैया के दोहरे। तो ये आते हैं और ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं और लिखते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों का अर्थ जब राजा जयसिंह समझते हैं तो वो तुरंत ही अपने कर्तव्य निष्ठता की ओर बढ़ जाते हैं। पंक्तियां क्या थी? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मतलब क्या? जो मीठी माधुर्य से युक्त मधु है। नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। और इन पंक्तियों का जो वाजिब अर्थ है उसको समझते ही राजा जो है वो अपने कर्तव्य पथ की ओर लग जाते हैं। मतलब इसमें कहा गया कि आप भोग विलास में डूबे हैं तो फिर राज्य का कौन मालिक है, सब गर्त में जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा और आधुनिक युग में आइए, छायावादी युग में, तो यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर का जिक्र आता है। ये तो राष्ट्रकवि ही कहलाते थे और उत्तेजक कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह जो बिहार के सपूत थे, इन्होंने राजनीति में रहते हुए बिहार को लोग बदनामी की दृष्टि से कुछ लोग देखते हैं, लेकिन बिहार ने बहुत कुछ दिया है, अपने देश को बहुत कुछ दिया है। शुरुआत अगर हम प्राचीन काल से करें तो गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गिनती कम पड़ जाएगी। तो ठीक है, और बुराइयां हर राज्य में होती हैं, बुराइयां कहाँ नहीं हैं, लेकिन अच्छाइयां जो हैं उन्हें हमें देखना चाहिए, दृष्टि को सकारात्मक रखना चाहिए। देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने राजनीति में रहते हुए तत्कालीन नीतियों से क्षुब्ध होकर, उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो तत्कालीन नीतियों से क्षुब्ध होकर निर्भीक शब्दों में अपनी कविता हिमालय में उन पंक्तियों को उतारा। हिमालय इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, नेट पे आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पढ़िएगा। तो उनमें की कुछ पंक्तियां यहाँ ली गई हैं जहाँ पर पुरुषार्थी और मुंहतोड़ जवाब देने वाले, मतलब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले नेतृत्व की मांग की गई थी। और नेहरू जी का जो रवैया था वो कैसा था? लचीला था। वो डर रहे थे कि देश फिर से कहीं संकट में न पड़ जाए, मतलब उन्हें एक भावी डर घेरे हुए था और इसीलिए वो जो कठोर कदम है उसको उठाने से चूक रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें कर्तव्य बोध कराने के उद्देश्य से और उनकी आलोचना, निंदा नहीं, आलोचना करने के उद्देश्य से राष्ट्रकवि दिनकर जी ने ये कविता रची थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे ऐसा नहीं कहा कि मैंने इसी उद्देश्य से लिखी है, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ यही निकाला। तो उसकी जो पंक्तियाँ यहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं और लोग इसी को कहते हैं कि ये नेहरू जी को टारगेट बना के कही गई थी। तो वो ये है, रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, यहाँ पे गदा होगा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। आगे की पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, जोश वाली हैं, लेकिन इतनी ही पर्याप्त है। ज़्यादा आपको पूरी कविता नहीं लिखनी है, जो एकदम सटीक हो उतना ही लिखना है। 4 पंक्तियाँ पर्याप्त होती हैं, यहाँ 4 से ज़्यादा हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि युधिष्ठिर को यहाँ रोको नहीं, उन्हें जाने दो स्वर्ग की ओर, क्योंकि उनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि युधिष्ठिर खराब है, लेकिन तत्काल जो नीतियाँ चाहिए वो युधिष्ठिर के पास नहीं है। वो किसके पास हैं? वो है अर्जुन और भीम के पास, यानी हथियारबंद तरीके से जो मुंहतोड़ जवाब है उसको देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि पांडव जो है वो अपनी अंतिम यात्रा के तौर पे हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, 5 पांडव और द्रौपदी, और उधर ही जाकर वो अपने प्राण त्यागते हैं। और कहा जाता है कि अंत तक सारे पांडव स्वर्गवासी हो जाते हैं और युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ जिंदा बचते हैं और वही स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जीवित स्वर्ग में प्रवेश करते हैं अपने कुत्ते के साथ। तो ये कहानी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि युधिष्ठिर को यहाँ मत रोको, बल्कि हमें जो अर्जुन और भीम जैसे वीर योद्धा हैं उन्हें गांडी और गदा के साथ लौटा दो, और महादेव से कहो कि वो समाधि तोड़ें अपनी, मतलब जो हिमालय के कैलाश पर्वत पे वे ध्यान मुद्रा में लीन है उसको तोड़ दें, और जो प्रलय नृत्य उन्होंने किया था, तांडव नृत्य किया था, वो वाला नृत्य एक बार फिर से करें, ताकि जो बुराइयां यहाँ पे जड़ जमाए बैठे हैं या जो शत्रु हमारी तरफ आंखें तरेर रहे हैं उनकी आंखें वहाँ से जल जाएं, दृष्टि उनकी बाधित हो जाए, मतलब सब कुछ यहाँ सुधर जाए और जो बुराई है उसका यहाँ से खात्मा हो जाए। तो ये इनकी कविता का उद्देश्य था, और इसमें हिमालय को उन्होंने संबोधित करके कहा था, क्योंकि हिमालय जो है वो हमारा प्रहरी भी है और वहीं से आक्रमण भी होते हैं, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, और भी आप लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि साहित्यकार अगर चाहे, अच्छा देखिए ये जो विषय है साहित्य वाला, इसमें आप कविता की पंक्तियों का खूब पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि गद्य और पद्य का जो संतुलन है उसको बना कर रखिएगा। यहाँ पर आप 50-50 वाला अनुपात चला सकते हैं, यानी 50% आप गद्य लिखिए और 50% अपनी कविताओं के माध्यम से इसे एकदम उत्तेजित कर दीजिए। चलिए अब देखिए, स्पष्ट है कि साहित्यकार अगर चाहे तो वह हिमालय को भी उसकी नींद से जगा सकता है, उसकी तंद्रा, उसके आलस्य से उठाकर सचेत कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि वह चाहे तो, मतलब वो चाहे ही नहीं तब क्या हो? अगर चाह ले तब तो ठीक है, तब तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं चाहे, एकदम निराशा में डूबा है तब। और आज का साहित्यकार क्या वाकई यह करना चाहता है? आज के जो साहित्यकार हैं, अधिकतर की बात की जा रही है, कुछ उसमें अभी भी शेष है, लेकिन अधिकतर जो है वो इस तरह की मानसिकता रखते ही नहीं है। दिनकर जैसा एकदम निर्भीक होकर बोलने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है।
और संभवतः ईमानदारी से वो नहीं चाहते हैं। सामने से तो कहेंगे कि साहित्यकार हम हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं, मातृभाषा की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ये मंच पे भाषण देते समय वो बोलते हैं और अच्छी अच्छी कविताएं भी पढ़ देते हैं। लेकिन जब सही में सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोशिशें ईमानदार नहीं हैं। और पहले के साहित्यकार क्या थे? पहले के साहित्यकार दंड, जुर्माना, अंग्रेजों की ताड़ना और बहुत सारे प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद उनका पूरा प्रेस जो है उसको बैन कर दिया जाता था, उस पर सील लगा दी जाती थी, उनका समाचार पत्र हटा दिया जाता था, उन्हें जेल की हवा खिला दी जाती थी, उन्हें अपना नाम बदलकर साहित्य रचना करनी पड़ती थी, कभी कभी भाषा बदलनी पड़ती थी, लेकिन उसके बावजूद वो लिखते थे और वही लिखते थे जो सच था। लेकिन आज का साहित्यकार वो नहीं कर सकता, उसके अंदर वो मादा ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये लिख दीजिएगा कि हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य को अगर दुनिया के मंच पर ख्याति दिलानी है, मतलब विश्व जो मंच है वहाँ पे हिंदी भाषा को उसका वाजिब स्थान दिलवाना है, तो ऐसी स्थिति के लिए पहले तो हमें विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषी साहित्य की रचना करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। विभिन्न विषयों पर हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी संख्या ज़्यादा न हो, लेकिन तब भी उल्लेखनीय तरीके से लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्या वर्तमान परिदृश्य में कोई खुलकर लिख पा रहा है? जो आज का समय है, कोई एकदम अपनी मन वाली लिख पा रहा है? और अगर लिखता है, किसी ज्वलंत मुद्दे पर खुलकर लिखने का प्रयास करता है, तो उसको चारों ओर से घेर कर उसका गला दबाने के लिए ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर जो है वो हथियार डाल देते हैं कि खतरा कौन मोल ले, क्या करने, हम झंझट पाले, चलो तारीफ कर देते हैं और पुरस्कार ले लेते हैं। जो पुरस्कार पाने की अभिलाषा है तो उसके चक्कर में भी ऐसा करते हैं। और अधिकतर चाटुकार बन के अर्थ उपासना में लगे हुए हैं। वही अर्थ उपासना, सम्मान के भूखे हैं, उन्हें पुरस्कार से मतलब है, तारीफ से मतलब है। लेकिन खुलकर अगर कोई लिखता है तो वो साहित्य की सच्ची सेवा कर रहा है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने सत्य ही कहा था। उनकी एक कविता है ना, वीरों का कैसा हो वसंत, तो उसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो यहाँ ली गई हैं और काफ़ी सार्थक हैं। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, यहाँ स्वच्छंद शब्द होगा, फिर हमें बतावे कौन हंत। और उसके बाद दो पंक्तियां हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। शुरुआत कहाँ से होती है? दे रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी बिल्कुल दिनकर जी वाली टोन में लिखती थी। मतलब इनकी भी जो यहाँ पे भाषा शैली थी या कविता का जो पुट होता था वो वीर रस से ओत प्रोत होता था। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो झांसी के किले पर अभी भी शिलालेख के रूप में मौजूद है। कौन सी है आप जानते हैं? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, जो खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता है। तो यह भी इन्हीं की कविता है और इसको आप यहाँ पे बतौर उदाहरण अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई और बेहतर हो तो आप और उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि कलम और कागज रुपए और शोहरत के हथियार बन रहे हैं। कलम और कागज इस साहित्यकार की पहचान होती है। साहित्यकार झोला छाप होते थे पहले, उनके पास अपने खाने के लिए निवाला नहीं होता था, लेकिन उनका दिमाग जो है वो उत्तेजक विचारों से भरा हुआ होता था। तो यहाँ पर अब क्या है कि यही जो कॉपी और पेन है ये शोहरत प्राप्त करने का एक वेपन बन गया है, हथियार बन गया है, और यह स्थिति घातक है। आज़ादी के संघर्ष में जिस तरह साहित्यकार वर्ग ने लोगों के रक्त को उबाला था, उन्हें नींद से जगाकर झंझोड़ा था, वह आज छिछली रचनाएं करने में रुचि ले रहा है। और यही कारण है कि सामाजिक आदर्श और नैतिक मूल्य ताक पर रख दिए गए हैं। और क्या ऐसे ही भारत सिरमौर बनेगा? यही जो स्थितियां हैं ये देश को विश्वगुरु बनाने में सक्षम है? निसंदेह नहीं है, आप जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सभी साहित्यकार या जो रचनाकार कवि आदि हैं उन्होंने हथियार डाल दिए। अभी भी कुछ ऐसे जीवट हैं जो लिखते हैं, लेकिन बहुतायत का यही हाल है। वर्तमान युग में कुछ नाम उल्लेखनीय हैं जो तेजी से लोगों में पहचान बना रहे हैं और ये सही में लिखते हैं, लिखने के नाम पर सिर्फ नाटक नहीं करते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इनकी तादाद बहुत थोड़ी सी है और बाकी जो है वो अर्थपरस्त है। अर्थपरस्त का मतलब क्या? धन के लोभी हैं या शोहरत के लोभी हैं। जिस दर्पण में हम समाज को देखना चाहते हैं उसकी जो धूल है वो हमें खुद ही पोंछनी होगी। यहाँ पर बहुत कुछ अशुद्धियाँ हैं, देखिए धूल होगा, उसकी जो धूल है वो हमें खुद ही पोंछनी होगी। शीशा जो होता है उस पर अगर धूल जम जाए तो क्या आप चेहरा देख सकते हैं? देखेंगे भी तो आपको अपना चेहरा विकृत या गंदा दिखाई देगा। और इसके पीछे दोष न तो दर्पण का होता है, ना आपके चेहरे का होता है, बल्कि आपका होता है। आपने धूल साफ ही नहीं की। तो वही बात यहाँ भी है। ये जो साहित्य रूपी दर्पण है, इस पर जब तक इस प्रकार की जो एक तरह से वासना की धूल जमी रहेगी, वासना की धूल क्या, यहाँ वासना जो है वो धन और शोहरत की वासना है, तो उसकी धूल अगर जमी रहेगी तो ये सही चेहरा नहीं दिखा पाएगा, समाज को उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा पाएगा और ये स्थितियाँ घातक होती हैं, क्योंकि मार्गदर्शन जरूरी है। और लिख लीजिए कि हर युवा अपनी जवानी में कवि होता है। आपने भी
कुछ ना कुछ पंक्तियाँ लिखी होंगी और नहीं लिखी होंगी तो आपके दिमाग में उपजी होंगी कभी ना कभी, भले ही आपने उसे कागज़ पर ना उतारा हो। तो कविताई के इस मर्ज को, ये जो कविता होती है, मतलब अधिकतर युवा वर्ग जो है वो कविता लिखने में विश्वास करता है, तो इस मर्ज को अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो अश्लील, फूहड़ और व्यंग वाली जो शायरियाँ हैं या कविताएँ हैं, उनके स्थान पर ज्वलंत, सार्थक कुछ ऐसा उभर कर सामने आएगा जो कि समाज को नई दिशा दे सकता है। और यदि साहित्य अपने पुराने कलेवर को फिर से प्राप्त करने में सक्षम हो गया, पुराना कलेवर मतलब क्या, वही दिनकर वाला साहित्य या बिहारी वाला साहित्य, इस प्रकार के जो साहित्यिक क्षेत्र थे या साहित्यकार थे, वो वाली पहचान प्राप्त करने में सक्षम हो गया, तो निसंदेह भारत का जो भविष्य है वो स्वर्णिम होगा। यहाँ पर एक उभरती हुई कवियत्री है, कविता तिवारी उनका नाम है, लखनऊ की रहने वाली हैं। उनकी कविताओं को आपने सुना होगा। उनकी एक कविता थी वंदना, तो उसमें की कुछ पंक्तियाँ यहाँ ली गई हैं, आप चाहें तो उनका नाम लिख सकते हैं। नित नव किसलय विकसित प्रसून, अति सुंदर सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनुगुंजित मधुरिम गान रहे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक यह हिंदुस्तान रहे। इसकी शुरुआत होती है, मतलब कविता तिवारी जी जो है उसकी शुरुआत करती हैं तो यहीं से करती हैं। तो ये कविता की पंक्तियां हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं तो कोई दूसरी पंक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास भरपूर अवसर है। ये जो साहित्य वाला क्षेत्र होता है, इसमें आप 50-50 वाला आंकड़ा रखकर लिख सकते हैं। तो इसमें इतना ही। अगले शीर्षक के साथ, नए निबंध के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।